हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले अपने क्रिया शरीर पेपर फर्स्ट में एक और नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है आहार। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने प्रकृति को डिटेल में डिस्कशन किया था ट्रिक के साथ। अब इसी तरह से हम आहार को भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे ट्रिक के साथ और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और लंबे टाइम तक आप इनको याद रिटेन कर सकते हो। ठीक, जैसे हम बात करते हैं परिभाषा के बारे में, तो आहार आहार से जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, मतलब आहार मतलब जो भी कोई द्रव्य है जिसको आप लेते हो, खाते हो, पीते हो, ठीक है, ठीक, वो सब क्या होता है आहार के अंदर आता है। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है कि आहार एक इस प्रकार का द्रव्य होता है जो उसको हम खा भी सकते हैं, पी सकते हैं, जो गले से नीचे उतारा जाता है, ठीक है, या फिर जो ऐसे, और उसका जो कार्य होता है वो पोषण करना होता है हमारे शरीर को। ठीक, और हमारे शरीर में क्या होते हैं, दोष होते हैं, धातु होते हैं, मल, यानी अल्टीमेटली किसको पोषण करता है, दोष को, धातु को, मल। अब दोष क्या होते हैं, वात पित्त कफ, धातु क्या होती है, रस रक्त मांस मेद, और मल क्या होते हैं, मूत्रपुरीज और स्वेद। इस प्रकार से इनको कह रहा है कि पोषण करने का कार्य किसका होता है, आहार का होता है। आहार को जनरली आप खाने से समझ सकते हो। आप जो भी कोई खाना खा रहे हो, चाहे आप कोई प्रोटीन ले रहे हो, चाहे आप रोटी खा रहे हो, वो भी सब क्या है, एक आहार है। तो फिर से बता रहा हूँ, आहार एक प्रकार का एक ऐसा द्रव्य होता है जिसको खाया जाता है, पिया जाता है। अब द्रव्य देखो, अगर आपको द्रव्य में कन्फ्यूजन हो रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि द्रव्य में सॉलिड चीज़ें भी आती है, लिक्विड चीज़ें भी आती है और गैस चीज़ें भी आती है, और एक होता है द्रव। द्रव में केवल लिक्विड चीज आती है, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना। द्रव्य के अंदर सब चीज आती है, चाहे मतलब एनीथिंग इन मैटर, मतलब जो भी आपके चारों ओर वो सब क्या है, द्रव्य है। चाहे आपकी कुर्सी हो, चाहे आपका टेबल हो, चाहे आप हो, सब एक क्या है, द्रव्य। यानी द्रव्य के अंदर हम सब चीज को कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरह से आहार को भी हमने द्रव्य के अंदर कंसिडर किया गया है और कहा गया है कि आहार एक ऐसा प्रकार का द्रव्य है जो हम जिसको खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, और ऐसे द्रव्य को जिसको गले से नीचे उतारा जाए। ठीक, और आहार एक ऐसा द्रव्य है जो जिसका कार्य होता है हमारे शरीर का पोषण करना, यानी कि हमारे शरीर में जो दो धातु मल, यानी जो इस शरीर का मूल है, इनको पोषण करने का कार्य किसका होता है, आहार का होता है। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण के बारे में। देखो वर्गीकरण का, देखो यहाँ पर तीन चार क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन वर्गीकरण के बारे में पूछ लिया जाता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस आहार का जो वर्गीकरण होता है इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि टीचर भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाता है कि आहार का वर्गीकरण कीजिए। यानी कि वर्गीकरण से कहने का क्या अर्थ है, वर्गीकरण कहने का अर्थ ये है कि कितने प्रकार को हम आहार को अलग अलग सब टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अभी देखेंगे किस तरह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, पहले यहाँ पर हमारे जो आचार्य चरक है उनकी बात सुन लेते हैं। उनका कहना क्या है आहार के बारे में। उन्होंने कहा है जो आहार होता है वो असंख्यक होता है, मतलब उनकी कोई कह रहा है काउंटिंग ही नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आहार दो प्रकार का होता है, आहार चार, नहीं, वो असंख्यक होता है, मतलब कितने भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कुछ आचार्यों ने उनके फंक्शन के बेस के, कुछ स्थान के बेसिस पर, मतलब जो भी पॉइंट मिले, कुछ उनकी उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, ऑरिजिन के आधार पर, सब मतलब ऑरिजिन के आधार यानी बेस पर कुछ ना कुछ इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं कार्य की दृष्टि से। जैसे हम बात करते हैं कार्य की दृष्टि से, अब कार्य की दृष्टि से हम आहार, मतलब कार्य का मतलब क्या है, उसके कर्म के बेसिस पर, मतलब जो आहार है उसके कर्म के बेसिस पर वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो मतलब उसका जो कार्य है, जो कर्म है, उनके बेसिस पर केवल एक ही प्रकार का होता है। ठीक, जो कि आपका एक ही प्रकार का होता है, जो कि आपका इसका कार्य क्या होता है, शरीर का पोषण करना। यानी कि आहार का कह रहा है कर्म की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, कार्य दृष्टि से इसका जो प्रकार होता है वो एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, और आहार का कर्म क्या होता है, आपके शरीर को पोषण करना होता है। ठीक, जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खाना क्यों खाते हो, क्योंकि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रह सके। ठीक है, मतलब जो भी दोष है, धातु है, मल है, वो सब कैसे रह सके, उनका पोषण हो सके, मतलब इनको न्यूट्रिएंट मिल सके, कार्बोहाइड्रेट मिले, विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सब चीज़ मिल सके, इसलिए आप खाने को खाते हो। यानी जो आपकी बॉडी की सेल्स है उनको एनर्जी मिलती है। फिर जो दूसरा वर्गीकरण किया गया आहार का वो है योनि की दृष्टि से। अब योनि का यहाँ पर मतलब होता है ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की अगर दृष्टि से देखें तो आहार दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थावर, एक होता है जंगम। अब स्थावर से यहाँ पर नाम होता है प्लांट का ओरिजिन, यानी कि मतलब ऐसा आहार जो आपको प्लांट से मिलता हो। अब प्लांट से आपको क्या क्या चीज़ मिलती है, चाहे आपको कह रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो गेहूँ हो गए, अनाज हो गए, मतलब कोई भी अगर जो भी प्रोडक्ट आपको प्लांट से मिल रहा है वो किसके अंदर आ जाता है, वो आ जाता है आपके स्थावर के अंदर। फिर दूसरा होता है जंगम। जंगम मतलब जो कह रहा है कि आपको एनिमल से मिले, एनिमल जिनका ओरिजिन हो, यानी एनिमल से प्राप्त होने वाले द्रव्य को हम क्या कहते हैं, जंगम द्रव्य या जंगम आहार जो भी है। जैसे कि एनिमल से आपको क्या क्या मिल सकता है, मिल्क मिल सकता है, एग मिल सकता है, फिश मिल सकती है, मीट मिल सकता है, या फिर जो इनको जो चमड़ा है, जो लेदर है, उनकी स्किन से जो निकाल लिया जाता है किसी किसी जानवरों से, और कभी कभी जानवरों का जो सींग होते हैं, ठीक है, उनसे भी कह रहे हैं कुछ ना कुछ काम में ले लिया जाता है।
फिर हम बात करते हैं परिणाम के भेद पर, परिणाम भेद पर। देखो, अब परिणाम भेद कह दो या बोल दो प्रभाव के भेद से। प्रभाव के भेद या परिणाम मतलब होता है उसके रिजल्ट, मतलब आर के रिजल्ट या आर के प्रभाव के भेद से। आर कितने प्रकार का होता है? आर दो प्रकार का होता है, हितकर और अहितकर। जैसे मैं कह दूं कि अगर आप चाहे मोमोज खाते हो या फिर आप जो भी कह रहे हैं कि मतलब जो भी मैदे का चीज़ होता है या जो फास्ट फूड होता है वो कैसा खाना होता है? अहितकर होता है। लेकिन जो प्रोटीन वगैरह मिल्क होता है, ये प्रोटीन होते हैं, ये सब कैसे होते हैं आपके लिए? हितकर होते हैं। यानी कि परिणाम के भेद पर, परिणाम के भेद या प्रभाव के भेद से भी हम कह रहे हैं कि आहार को दो प्रकार के कह सकते हैं, या तो वो आपके लिए हितकर होगा या आपके लिए अहितकर होगा। ठीक है। और जिनका वर्णन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 25 और श्लोक नंबर 33 में इनका वर्णन किया गया है। ये कोटेशन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, लेकिन आपको इतना डीप एमसीक्यू पूछता नहीं है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आपने पहले याद रखना है कि अगर उसके कार्य की दृष्टि से एक प्रकार का होता है, योनि की दृष्टि से दो प्रकार का होता है, और परिणाम के भेद से कह रहा है कि दो प्रकार का होता है। ठीक। फिर चौथा होता है क्लासिफिकेशन उपयोगिता की दृष्टि से, यानी कि उपयोग मतलब कह रहा है कि आहार को आप कितने भी तरह से उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर जनरली चार प्रकार से बताया है। पहला बताया है पीत। अब जैसे इसके नाम से क्लियर है, पीत यानी पीने योग्य है, मतलब ऐसा आहार द्रव्य जो पीने योग्य हो। अब पीने योग्य क्या क्या हो सकता है? खुद सोचो, आप क्या क्या पीते हो? क्या आप पानी पीते हो? हाँ। दूध पीते हो? हाँ। तो जितने भी पीने वाले मतलब जितने भी योग्य पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पीत कहते हैं। दूसरा होता है खादित। जैसे इसका नाम से क्लियर है, खादित मतलब खान, मतलब जिनको आप खा सकते हो। ठीक है। मतलब जिनको चबाकर खाया जाने वाला, मतलब ऐसे द्रव्य जिनको चबाकर खाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? खादित कहते हैं। और चबाकर आप किसको कहते हो? खुद सोचो, क्या आप चबाते हो? रोटी चबाते हो? हाँ। चावल चबाते हो? हाँ। खिचड़ी चबाते हो? हाँ। मतलब जो भी द्रव्य है जिनको आप चबा सकते हो इनको हम क्या कहते हैं? खादित कहते हैं। तीसरा होता है आसित। अब आसित का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिनको ज़्यादा चबा कर खाया जाए, ज़्यादा चबाकर, जैसे कि मूली हो गई, गाजर हो गई, चुकंदर हो गया। तो कभी भी देख लेना आप उनको तब तक नहीं निकल सकते जब तक वो अच्छी तरह से नहीं चब जाए। ठीक है। तो ऐसे द्रव्य जिनको ज़्यादा चबाकर खाए जाए इनको आसित कहते हैं, और जिनको कम चबाकर खाया जाए इनको खादित कहते हैं। फिर होता है लीड। जैसे नाम से ये लीड, यानी लीड मतलब जैसे जिनको चाटने योग्य, मतलब ऐसे आहार द्रव्य है जिनको हम चाटते हैं। आप चाटते किसकी? आप चटनी को चाटते हो, आइसक्रीम को चाटते हो, जो भी कोई भी पदार्थ है जिनको आप चाटते हो तो वो इसके अंदर आ जाते हैं लीड के अंदर। तो उपयोगिता की दृष्टि से हमने आहार को चार प्रकार से, पीत, खादित, आसित और लीड। ठीक। फिर रसों के भेद के अनुसार भी हमने आहार को 6 प्रकार का डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि जो आप आहार खाओगे या तो वो मधुर होगा या अम्ल होगा या लवण होगा या कटु होगा या तिक्त होगा या कसाय होगा। ठीक है। और गुणों के आधार पर भी कह रहा है कि आहार 20 प्रकार का बताया गया है। ठीक। 20 प्रकार का, या तो गुरु आहार होगा, लघु आहार होगा, शीत आहार होगा, उष्ण होगा, स्निग्ध होगा, रुक्ष होगा, तीक्ष्ण होगा, मंद होगा, सर होगा, स्थिर होगा, मृदु होगा, कठिन होगा, विशद होगा, पिछल होगा, श्लेष्ण होगा, खर होगा, सूक्ष्म होगा, स्थल होगा, सांद्र होगा, द्रव होगा। अगर इनमें से आपको किसी का मतलब नहीं पता है, जैसे गुरु का मतलब किसी को नहीं पता होता है, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में तो गुरु तो भाई भारी हो गया, और वैसे इंग्लिश में हैवी होता है। लघु मतलब कोई चीज़ लाइट हो गया, शीत मतलब कोई चीज़ कोल्ड हो गया, उष्ण मतलब हॉट हो गया, और स्निग्ध का मतलब होता है कि वो मतलब स्निग्ध हो, मतलब चिकना चिकना सा हो, रुक्ष ड्राई हो गया, तीक्ष्ण मतलब तेज हो गया। तो अगर इनका कोई आपको इंग्लिश में वर्ड नहीं मतलब पता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में ये जब पदार्थ विज्ञान पढ़े थे कई बार क्लियर करा है, क्योंकि जहाँ वहाँ पर एक श्लोक आता है कि गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर एक श्लोक आता है, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लेष्ण शांत मृदु स्थिरा सहज सूक्ष्म विजदा, उस तरह के गुण होते हैं। ठीक है। मतलब ये 10 प्रकार, ये यहाँ पर एक श्लोक में 10 गुण बताए थे, और उनके जो अपोजिट होते हैं सर विपर्य, मतलब उनके जो अपोजिट गुण होते हैं। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक अष्टांग हृदय में एक श्लोक आता है, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लेष्ण शांत मृदु स्थिरा। ठीक है। ये एक श्लोक होता है, ठीक, जिसमें 20 गुणों का वर्णन किया गया है। अगर आपको याद, देखो वैसे तो ये आपको याद करनी चाहिए, आपको याद होंगे भी, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैंने इस श्लोक को डिटेल में डिस्कशन किया था। और जब हम गुण वाला चैप्टर देखते हैं, गुण वाला चैप्टर, चलो मैं आपको दिखाई देता होगा, मेरे पास पदार्थ विज्ञान खुली हुई है यहाँ पर, 1 मिनट रुकना, मैं ढूंढता वो भी। ये पेज नंबर 78 पर है, जहाँ पर ये श्लोक आता है हमारा, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, अध्याय नंबर 1 एंड श्लोक नंबर 18। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लेष्ण शांत मृदु स्थिरा गुना सह सूक्ष्म विस्तार विसंति सर्वप्रिय। ठीक है। यहाँ पर 10 बताए गए हैं, यहाँ पर 10 गुणों का वर्णन किया गया है, और जो 10 गुण इसके अपोजिट होते हैं, जैसे गुरु का अपोजिट हो जाएगा लघु, और मंद का अपोजिट हो जाएगा तीक्ष्ण, हिम का अपोजिट हो जाएगा उष्ण। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, ये सब आप देख सकते हो।
ठीक है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप 20 श्लोक को याद कर सकते हो, 20 गुणों को श्लोक 20 श्लोक नहीं, 20 गुणों को याद कर सकते हो केवल एक श्लोक की मदद से। आप खुद भी सोच सकते हो भाई, जो चीज़ भारी होगा तो इसका अपोजिट क्या होगा, लघु। जो चीज़ मंद होगी, मतलब जो चीज़ मंद होगी उसका अपोजिट क्या होगा, तीक्ष्ण। जो चीज़ शीत होगी उसका अपोजिट क्या होगा, उष्ण, ठंडा गर्म। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया इनका वर्गीकरण आहार का। आहार का और भी बहुत प्रकार से वर्गीकरण हो सकता है, ऐसा नहीं है केवल इन्हीं के आधार इतना ही हो सकता है। जैसे एक और है वीर्य के अनुसार। जैसे यहाँ पर वीर्य के अनुसार भी आहार का 8 प्रकार का बताया है, तो आप इसको भी याद कर लेना। ठीक है। तो बेटर रहेगा कि वीर्य के अनुसार भी क्या जो आहार होता है वो 8 प्रकार का होता है। जैसे शीत हो गया, स्निग्ध हो गया, ठीक, विशद हो गया, मृदु हो गया, उष्ण हो गया, रुक्ष हो गया, पिछल हो गया और तीक्ष्ण हो गया। देखो अब वीर्य क्या होता है, देखो कुछ आचार्य को वीर्य के बारे में ये कहना है कि वीर्य एक प्रकार की ऐसी ताकत होती है, ऐसी पोटेंसी होती है जिससे कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ तो एक शक्ति की वजह से पढ़ा पा रहा हूँ, उसको हम क्या कह रहे हैं, वीर्य कह रहे हैं। ठीक। और कुछ आचार्य इसको 2 प्रकार के मानते हैं, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। कुछ आचार्य ने यहाँ पर 8 प्रकार का माना है, शीत, स्निग्ध, विशद, मृदु, उष्ण, रुक्ष, पिछल, तीक्ष्ण। ठीक है। याद हो जाए तो बढ़िया ही है, नहीं तो आपको इतना से भी काम चल जाएगा। जो मैंने 6 प्रकार का आहार का वर्गीकरण किया है, 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आहार का वर्गीकरण कीजिए तो आप आसानी से कर सकते हो और आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आहार का महत्व। भाई आहार का महत्व का मतलब क्या, इंपॉर्टेंस क्या, आखिर आप आहार खा क्यों रहे हो, खुद सोचो। भाई क्या मुझे ये इंपॉर्टेंस पढ़ाने की ज़रूरत है? अगर आपसे नॉर्मली मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, जो आप खाना खाते हो, जो भी आप प्रोटीन, कैल्शियम, या फिर आप जो डिब्बा खाते हो, जो जिम करते हैं लोग वो डिब्बा खा रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन का, गेनर का, तो वो क्यों खा रहे हैं? अल्टीमेटली वो खा क्यों रही है? कोई अपना बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, या फिर अपनी जो फिजिक है वो अच्छी हो सके, ठीक, तो उन्हें कंफर्ट हो, मतलब उनकी जो उनको सुख मिल सके, सुख मिले। सुख क्यों मिलेगा भाई? उनकी बढ़िया बॉडी बन गई है और जिम करने से आप देखते हो जो आपकी जो फिटनेस है वो बहुत ज़्यादा निखर जाती है। मतलब आपका जो वर्ण है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लग जाएगा, आपको नरिशमेंट मिलेगा, ठीक है, और आपका मतलब डिजीज नहीं होगी। वो सारे कारण हैं, ठीक है, जिनको हम थोड़ा सा अगर सही लैंग्वेज में लिख देंगे तो नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। देखो चीज़ें आप अपनी भाषा में बता सकते हो, लेकिन जब आप पेपर पे प्रेजेंट करते हो ना किसी चीज़ को, तो थोड़ा आयुर्वेद वर्ड यूज़ करोगे तो ज़्यादा नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक। और आप लगोगे भी एक डॉक्टर हो, क्योंकि होता क्या है कि हम जैसे गांव के जो लोग होते हैं उनकी जो थोड़ी लैंग्वेज होती है ना, वो थोड़ी जनरली ऐसे ही होती है कि ऐसा लगता है कि मतलब बेकार टाइप सी। ठीक है। लेकिन अगर आप इनमें पेपर में अच्छे से लिखोगे, प्रेजेंट करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। जैसे मैंने बताया यहाँ पर आहार का मतलब क्या होता है, वर्ण। वर्ण का मतलब कॉम्प्लेक्शन, यानी जो आपकी बॉडी का कॉम्प्लेक्शन है, जो आपके फेस का कॉम्प्लेक्शन है, यानी जो कलर है आपकी पूरी स्किन का, वो कैसा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। ठीक। और सुख मतलब सुख, कंफर्ट में रहोगे, प्रसाद हैप्पीनेस, खुश रहोगे, संतोष रहेगा, ठीक है, सुस्वर हो जाएगा, मतलब जो वॉइस आपकी मीठी हो जाएगी, पुष्ट नरिशमेंट होगा, जीवन यानी जो लंबा हो जाएगा, बल मिलेगा, प्रतिभा मतलब फेम मिलेगा, मेधा मेंटल एनर्जी मिलेगी। ठीक। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आहार का, जिसमें है प्राण धारक अन्न। देखो अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जैसे एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राण धारक अन्न के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। प्राण धारक अन्न, प्राण धारक अन्न क्या होता है? देखो प्राण धारक अन्न वो होता है जो आपके प्राणों को धारण करता है। जैसे जिसमें कह रहा है कि जो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय में, यानी आचार्य चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 में इसका वर्णन, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय नंबर 27 में इसका वर्णन किया है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जो प्राणधारक अन्न होता है आचार्य चरक ने उसका वर्णन कहाँ पर किया है, तो आप बोल देना कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय नंबर 27। देखो मैं सीधा सीधा कभी लिख देता हूँ नोट्सों में चरक, लेकिन आपको चरक नहीं लिखना है, आपको आचार्य चरक लिखना है पेपर में। ठीक है। क्योंकि जो इतने बड़े भाई जिनकी आप किताबों को पढ़ रहे हैं उनका सम्मान देना तो बनता ही है। आप सीधा चरक सुश्रुत नहीं ले सकते, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत। ठीक है। उनके पीछे एक, उनके आगे कह रहा है कि आपको इज्जत दिखानी है, जैसा बोलते हैं ना पापा जी, मम्मी जी, ठीक है, उनको भी आप एक रिस्पेक्ट देते हो। उसी तरह से जब आप जिनके ज्ञान को, जिनके ग्रंथ को, जिन शास्त्रों को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उनको तो आपको रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। तो इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, आचार्य चरक। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 27 में प्राणधारक अन्न का वर्णन किया है। इनके अनुसार जो आहार होता है, मतलब आहार मतलब जो को आहार होता है उसका जो वर्ण मतलब उसका जो कलर होता है, गंध मतलब जो स्मेल होती है, रस मतलब जिनका जो टेस्ट होता है, और स्पर्श होता है, वो मनोकूल होना चाहिए। मनोकूल का मतलब होता है आपके मन के अनुकूल होना चाहिए, मतलब आपके फेवरेबल, मतलब आपके मन के अनुसार फेवरेबल हो, मतलब जो आपको मन को पसंद आए। मतलब ऐसा आहार जिसका कलर बहुत अच्छा हो, जिसकी स्मेल बहुत अच्छी हो, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, जिसका टच बहुत अच्छा हो। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी, जैसे आपको कोई फेवरेट खाना है, आप
फील करो कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। जैसे मान लो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी पूरी लगती है, पूरी, तो मैं क्या करूँगा, पूरी का कलर देखूंगा और ये पूरी कितनी करकरा रही है, कुरकुरी है, करकरा रही, ठीक है, और उसकी जो स्मेल है कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उसका स्पर्श मतलब बहुत नॉर्मल है, बहुत मृदु है, मतलब बहुत अच्छी है, तो ये हमारे मन के अनुकूल हो गया। वहाँ पर मैं अगर आपको पूरी दे देता हूँ, कच्ची पूरी दे देता हूँ, उसका जो कलर है वो काला पड़ गया, फूक गई है, स्मेल भी इसमें फूके फूके से आ रही है, टेस्ट अच्छा नहीं, कड़वा टेस्ट है, तो वो हमारे मन के अनुकूल नहीं होगा। यानी कि उनके प्राणधारक अन्न क्या होता है, प्राणधारक अन्न ऐसा मतलब जिस आहार का जो वर्ण हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श हो, वो मन के अनुकूल हो और विधि पूर्वक बनाया गया हो। मतलब विधि पूर्वक बनाया, मतलब जिन जिन मेथड की उस खाने को बनाने की जरूरत होती है उन मेथडों से वो बना गया हो, ऐसे अन्न को हम प्राणधारक अन्न कहते हैं, ऐसे आहार को हम प्राणधारक अन्न कहते हैं। यानी कि ऐसा आहार क्या होता है, आपको प्राण के धारण मतलब प्राण को धारण करने वाला अन्न हो कहलाता है। आप खुद भी सोच सकते हो कि प्राणधारक क्यों कहा गया है यहाँ पर। भाई जब आपको जो मतलब जो आपको चाहिए, मतलब जैसा खाना आपको बॉडी को चाहिए ऐसा खाना मिल रहा है, यानी कि वो अल्टीमेटली आपके प्राणों को तो धारण करता है। भाई अगर आप अच्छा आहार नहीं खाओगे तो क्या आप ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। क्या आपके, इसलिए कह रहा है यहाँ पर इसको प्राणधारक अन्न कहा गया है। देखो अब यहाँ पर तीन चीज़ आती है। देखो ये हमारे चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो तीन चीज़ हमें पढ़नी होती है और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहली है इसमें आहार विधि विधान, अष्ट आहार विधि विशेषायतन और आहार परिणामकार भाव। देखो तीनों को चीज़ों को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप तीनों में कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से में क्या लिखना है, मतलब कौन सा पहला क्या था, दूसरा क्या था और तीसरा क्या है। इसलिए मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ लिखा है ताकि आपको पता लग सके कि पहला क्या था, दूसरा क्या था और तीसरा क्या था। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आहार विधि विधान। अब विधि विधान का मतलब होता है कि हमें किस प्रकार से, विधि विधान का अर्थ है कि हमें किस प्रकार से आहार का सेवन करना चाहिए, ठीक है। और कुछ नियम, मतलब यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं कि हम आहार का सेवन किस प्रकार से आहार का सेवन कर सकते हैं। जो कि किसने बताया, हमारे महर्षि आचार्य चरक ने बताए है। और कितने मेथड बताए गए, मतलब 10 ऐसे मेथड बताए गए हैं कि आप किस प्रकार से आहार का सेवन कर सकते हैं। अब ये कौन से ऐसे 10 मेथड है कि जिनको हमको ऐसे इनके नियमों को पालन करना है ताकि हम आहार का ग्रहण करें और हम स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन 10 नियमों का पालन नहीं करते हो तो आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए तो आप स्वस्थ नहीं रहोगे। अब इन 10 को देखते हैं, 10 कौन कौन से होता है। पहला होता है उष्ण। अब उष्ण मतलब आपको कैसा खाना चाहिए, आपको उष्ण आहार का सेवन करना चाहिए। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो सर हमें उष्ण खाना क्यों खाना चाहिए, अगर आप उष्ण खाना खाते हो तो आपकी जो अग्नि है उसको जल्दी पाचन करेगी, अब वो जो अग्नि है वो जल्दी पाचन करेगी, ठीक है। और जो खाने में रुचि उत्पन्न करेगा, भाई जब आप गर्म खाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है या ठंडा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर गर्म खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और जनरली लोग गर्म ही खाते हैं, ठीक। तो क्या मतलब कह रहा है कि जो आपका आहार है, ठीक, वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा उष्ण होना चाहिए। फिर अब ये मैंने बता दिया है क्यों, क्योंकि जो उष्ण खाना होता है वो जल्दी पच जाता है और वात का अनुलोमन करता है। देखो वात का अनुलोमन करने से मैं ये बता देता हूँ कि जो वात है, अनुलोमन का मतलब क्या होता है कि जो वात की जो डायरेक्शन होती है, वात की जो डायरेक्शन वो जनरली नीचे होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो वात की डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर हो जाती है, जो गैस बनाती है, ठीक। तो और उस डायरेक्शन, जो वात की डायरेक्शन ऊपर की ओर बढ़ गई है, उसको फिर से नीचे की ओर करना ही क्या कहलाता है, वात अनुलोमन ये कहलाता है। और वात अनुलोमन करता कौन है, जब आप कोई चीज़ गर्म खाते हो, यानी जो उष्ण आहार का सेवन करो या फिर उष्ण थेरेपी लो तो वो क्या करता है, वात का अनुलोमन करता है। या फिर कोई आप औषध लो, जैसे कि हरड़ हो गया, हरित की होगी, तो वो भी क्या करते हैं, वात का अनुलोमन करते हैं। वात का अनुलोमन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और कफ को शोणित करता है, जो अगर आप उष्ण को खाना खाते हो तो कफ को वो सुखाने का काम भी करता है। जनरली जो कफ होता है, देखो जो अगर आप कह रहे हैं कि उष्ण खाना खा रहे हो तो कफ को शोणित करेगा, कफ को सुखाने का काम करेगा। क्योंकि कफ कैसा होता है, कफ हमारा आला होता है, गीला होता है, जो भी आपको बोलना है। और आप गर्म गर्म चीज़ों का सेवन करोगे तो ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कफ को सुखाने का काम करेगा भी। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया। देखो अगर आपको वात कम करना है तो आप ऐसा आहार का सेवन करा जो थोड़ा सा उष्ण हो, या आप कफ आहार द्रव्य सेवन करा दो तो भी कह रहा है कि कफ वात कम हो जाएगा, ठीक। जब आपको कफ को कम कराना हो तो ऐसे आहार द्रव्य का सेवन कराओ जो वात की वृद्धि करता है, वो मतलब रूक्ष का सेवन का। ये जनरल ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको इस चीज़ों को पता होना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है आपके कह रहा है कि पॉइंट को लिखने के लिए। जब ये चीज़ें आपको पता होती है ना तो आप अपनी कॉपी में बहुत सारे पॉइंट ऐसे अपने थोड़े से बना के लिख सकते हो और वो गलत नहीं बनेंगे, गलत नहीं होंगे और अच्छे नंबर आपको मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। जैसे अब हम बात करते हैं स्निग्ध, मतलब हमें ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए
जो कैसा होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। अब स्निग्ध कौन कौन सा, जैसे कि आप देखते हो जब आप खाना खाते हो, जैसे रोटी खाते हो स्पेशली, तो उसमें आप घृत यानी घी लगाते हो। घी क्यों लगाते हो? ताकि वो स्निग्ध हो सके और अच्छे से पच सके और शरीर का पोषण कर सके और जो हमें बल दे सके और इंद्रिय को अधिक मजबूत बना सकते, अधिक दृढ़ बनाए, मजबूत बनाए। देखो आप लिख सकते हो अपने दोहरे से भी, जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वही पॉइंट आप लिखिए, आप अपने दोहरे से भी समझ के लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इन चीज़ों को भी लिखूंगा तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे जिनका कोई मतलब नहीं होता है। नहीं, आपको ये सब एक एक पॉइंट याद रखने हैं, आपको केवल ये 10 पॉइंट याद रखने हैं। जैसे आप क्वेश्चन आए और इनके जब 10 नंबर में क्वेश्चन आए तो इनको ही आप एलोवेट कर देना है। वैसे तो आता नहीं है, 5 नंबर का है तो इनको थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन आप एलोवेट कर सकते हो। फिर होता है मात्रावत। मात्रावाद का मतलब है कि आपको एक निश्चित मात्रा डिसाइड करनी है कि हमें कितना खाना है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी खा लो। आप रात शाम को 4 रोटी खाते हो, आज 8 रोटी खा ली, तो उससे होगा कि आपको उल्टियाँ लग जाएंगी, आपके पेट में दर्द होगा, या आपको गैस बन जाएगी, या आपको मोटापा हो जाएगा, जो भी है। तो यही बताया गया है कि आपको निश्चित मात्रा में खाना खाना चाहिए। ठीक, अगर आप निश्चित मात्रा में खाना खाते हो तो जो आपके वात पित्त कफ है, जो त्रिदोष है, जो त्रिदोष वो पीड़ित नहीं रहेंगे और वो साम्य अवस्था में रहेंगे। अगर आप कम खाओगे तो वात की वृद्धि हो जाएगी, और ज़्यादा खाओगे जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ है, उनकी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि हमने अष्टांग हृदय में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर हम खाना कम खाते हैं, लघु आहार का सेवन करते हैं, तो यहाँ पर लघु आहार तो खैर दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं अगर आप थोड़ा खाना कम खाते हो तो वात की वृद्धि रहती है। जैसे कि हम उपवास करते हैं, व्रती रहते हैं, तो वहाँ पर आप देखते भी होंगे कि आपके पेट में गैस बन जाती है खाली पेट। लेकिन आप जब ज़्यादा खा लेते हो, जो वात पित्त कफ तीनों दोष है वो पीड़ित हो जाते हैं, मतलब तीनों दोष अपने जो नॉर्मल लेवल से वृद्धि कर जाते हैं और आपको पीड़ा उत्पन्न करने लगते हैं। तो इस चौथा होता है जीर्ण। जीर्ण मतलब ये है कि जब आपको जो नेक्स्ट टाइम खाना कब खाना है, जब पहला जो खाना है वो पच जाए। ठीक है, अगर आप पहला खाना पच जाए उसके बाद ही कह रहा है कि आपको दूसरा खाना खाना है। तो इससे होगा क्या, देखो अगर आप ऐसा खाना खाते तो आपको खाने की इच्छा होगी। भाई खाने की इच्छा कब होती है, जैसे कि अगर आप कहोगे मुझे भूख लग रही, भूख क्यों लग रही है, क्योंकि जो मैंने पहला जो खाया हुआ था वो अच्छे तरह से पच चुका है। ठीक है, अगर मान लो मैंने जो पहले अभी 1 घंटे पहले खाया था और अभी वो पचा नहीं है, फिर से मैं कुछ खा लेता हूँ, तो मेरी खाने की भी इच्छा नहीं रहेगी, पेट भरा भरा रहेगा, फूला फूला रहेगा। ठीक है, और अरुचि उत्पन्न होगी, और मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आप लिख सकते हो आराम से। फिर होता है वीर्य अवरुद्ध। वीर्य अवरुद्ध मतलब, वीर्य अवरुद्ध का मतलब ये होता है, वीर्य अवरुद्ध का मतलब ये है कि आपको ऐसा आहार का सेवन करना है जो वीर्य के विरुद्ध ना हो। ठीक है, वीर्य के विरुद्ध ना हो। जैसे कि अगर मैं मानो, देखो वीर्य के विरुद्ध, अगर आप मछली के दूध के साथ सेवन करते हो, मछली के दूध के साथ सेवन करते हो, तो वो कैसा आहार होगा, वो होगा वीर्य के विरुद्ध हो गया। ठीक है, वीर्य के विरुद्ध हो गया। ठीक, अभी अगर मछली का दूध के साथ सेवन करोगे तो वो करेगा क्या, आपके स्रोत को अवरोध कर देगा, और कुष्ठ मतलब स्किन डिसऑर्डर उत्पन्न कर देता है। तो हमें ऐसे भी आहार का सेवन नहीं करना है जो वीर्य के विरुद्ध हो जाए। ठीक, फिर होता है इष्ट सर्वोत्तम। जो भी लिखा है ये इष्ट से, देखो जो मैंने यहाँ पर ऐसे डिफिकल्ट वर्ड लिखे, जरूरी नहीं है अभी इन डिफिकल्ट वर्ड को भी याद रख सकते हो। जो मैं नॉर्मल स्पेशल हिंदी बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज, आप इनको भी लिख सकते हो पॉइंट डाल के। ठीक, देखो पहला यहाँ पर है इष्ट, इष्ट सर्व उपकरणम। देखो इसको आप छोड़ दो, जो मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ये सुनो जो मैं कह रहा हूँ, यानी कि आप अपने मनुकूल स्थान, मतलब जहाँ पर आपको बैठ के खाना खाना चाहिए, मतलब जो ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर आप बैठ के अनुकूल अवस्था में खाना खा सकते हो। मतलब अगर मैं कहूँ कि आप टॉयलेट में बैठ के खाना खाओगे तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, आप कहाँ पर खाना खाओगे, बढ़िया चटाई पटाई बिछा के, जहाँ पर एक अच्छा स्थान हो, साफ सुथरे स्थान हो, वहाँ पर बैठ के आप खाना खाना चाहिए। तो सीधे आप कह सकते हो मनुकूल स्थान पर कह रहा है कि आपको खाना खाना चाहिए। दूसरा होता है मनुकूल सामग्री। मनुकूल सामग्री का मतलब ये होता है कि खाने के साथ अगर आपको खीरा मिल जाए, सलाद मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगी, सामग्री हो जाए। कभी कभी आपको दूध मिल जाए तो ये क्या हो जाती है, सामग्री हो जाती है। जैसे दोपहर में छाछ मिल जाए, दही मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगी, मनुकूल के मतलब मन के अनुसार कह रहा है कि आपको खाने के साथ और भी द्रव्य मिल जाना, इस कारण मनुकूल सामग्रियाँ। ठीक, ठीक है, ये सब ये हो जाते हैं इष्ट सर्व उपकरणम। इष्ट सर्व उपकरण यानी कि मन के अनुकूल स्थान पर बैठना चाहिए और मन के अनुकूल सामग्रियों के साथ ही घर खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो मन में विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। जनरली कभी कभी होता क्या है कि आपको ऐसा खाना खाना पड़ता है जो आपको मन के मतलब आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आपको किसी की कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको फिर भी खाना खाना होता है, भाई मन को मार के खाना पड़ता है। तो उससे होता क्या है कि मन के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही बताया गया है कि मन के अनुकूल स्थान पर बैठना चाहिए और मन के अनुकूल ही सामग्रियों को कह रहा है कि आहार के साथ सेवन करना चाहिए। फिर होता है ना आती दुम से अन्यात है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें ना आती मतलब
शीघ्रपूर्वक अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब कह रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी खाना खा लेते हो तो आपको भोजन का स्वाद भी नहीं पता लगेगा, ठीक है। और भोजन का स्वाद क्या है, ठीक है, और भोजन के दोष का ज्ञान, भोजन के गुण दोष का भी ज्ञान नहीं होता। मतलब भोजन के क्या गुण है, क्या इसके स्वाद है, ठीक, और मतलब वो भी कोई भी चीज़ आपको ऐसा पता नहीं लगेगी। और वो बहुत जल्दी कह रहा है कि अमाशय में, मतलब ये जो खाना खाता है ना, मतलब जो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हो वो आपकी अमाशय में नहीं ठहरता है, वो अन्य मार्गों में भी चला जाता है। इसलिए कह रहा है कि बहुत जल्दी भी खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत शीघ्रपूर्वक भी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना कम से कम 30 बार चबाकर आपको खाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको कह रहा है ज्ञान हो सके भी इसका स्वाद क्या है, इसके गुण क्या है, ठीक है, और ये अमाशय में अच्छी तरह से पहुंच सके और अच्छी तरह से उससे हमें एनर्जी मिल सके, एनर्जी प्रोटीन जो भी आप कह सकते हो आप। फिर होता है नाति विलंब। नाति विलंब का मतलब है कि आपको ज़्यादा देर तक कह रहा है खाने को नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी एक रोटी ली और एक रोटी में 1 घंटा लगा दिया टीवी देखते देखते। इससे अगर आप ऐसा खाना खाते हो कि बहुत देर में खाना खाते हो तो इससे होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो और आपको कह रहा है कि आपको जो आहार का कह रहा है ज्ञान का भी, आहार का भी, रस का भी कह रहा है कोई भी ज्ञान नहीं होता है। फिर चौथा होता है, एक और पाँच होता नहीं, एक और पॉइंट है इसमें, अजल्पनम ऐसनम तमन्ना रोजनम। देखो इसका क्या मतलब होता है। अजल्पन का मतलब होता है कि ना बोलते हुए, अजल्पन का मतलब होता है कि आपको कह रहा है कि अजल्प अन्न, मतलब अन्न का कह रहा है बोलते हुए सेवन नहीं करना है, ठीक। और ना हसन, ना हसन का मतलब होता है हंसते हुए भी कह रहा है कि सेवन नहीं करना है। और तमन्ना मन, यहाँ मन और नया मन, और मन के बिना भी आहार का सेवन नहीं करना है। मतलब आपको हंसते हुए आहार का सेवन नहीं करना है, बोलते हुए भी आहार का सेवन नहीं करना है, और मन ना हो तो भी आहार का सेवन नहीं करना है। जैसे पहले हमारे बताया गया है कि अगर आप बोलते हो, मतलब आहार का बोलते हुए आहार का सेवन नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, ऐसा होता क्या है कि जो आपके ट्रेकिया में कह रहा है खाना यहाँ पर फंस जाता है। कहाँ पर फंस जाता है? ट्रेकिया में फंस जाता है। कहते हैं ना कि जब आप खाना खाओ तो बोला ना करो, क्योंकि खाना कभी ट्रेकिया में आ जाता है, और ट्रेकिया में अगर खाना एक बार फंस गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। और खाना खाते हुए हंसना भी नहीं है, और बिना मन के तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है। चौथा होता है आत्मशक्ति समीक्षा कर। आत्मशक्ति समीक्षा करने का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको ये जज कर लेना है, पहले ही जजमेंट कर लेना है कि आपको कितना भोजन ग्रहण करना चाहिए, मतलब कितना भोजन आपके लिए हितकर है और कितना भोजन आपके लिए हितकर नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं कि असीमित खाते हैं, यानी कि उनको पता ही नहीं है कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। हम बात करने वाले हैं अष्ट आहार विधि विशेषायतन का, ठीक है, ठीक। और इससे पहले हमने क्या देखा था? आहार विधि विधान, मतलब हमें किस प्रकार से आहार का सेवन करना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं अष्ट आहार विधि विशेषायतन, जिसका मतलब होता है कि फैक्टर टू बी टेकन इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग फूड फॉर वन सेल्फ। मतलब कह रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे माइंड में चलते रहने चाहिए जब हम फूड का सिलेक्ट करते हैं खुद के लिए। मतलब जब भी आपको आहार का सिलेक्शन करना है कि कौन सा में आहार खाना है, कौन सा आहार नहीं खाना है, तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे माइंड में चलने चाहिए। वो कितने फैक्टर होते हैं? वो होते हैं हमारे पास 8 फैक्टर, जो किसने बताए थे? हमारे आचार्य चरक ने बताए थे। तो हम इसमें बात करते हैं कि किस प्रकार का अन्न ग्रहण करना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार का अन्न में ग्रहण करना चाहिए, और कैसे अन्न से हम स्वस्थ रह सकते हैं, और कितना तथा विशेष पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, और हमें मतलब भैया ना भाई कितनी कैलोरी चाहिए, कितने प्रोटीन चाहिए, कितनी क्वांटिटी में, तो और कौन कौन से विटामिन मिनरल एंड पोषक तत्व जो हमें चाहिए होती है। ये सब हम कहाँ देखते हैं? हम आहार विधि विशेषायतन के अंदर देखते हैं। तो आचार्य चरक ने जिनकी संख्या कितनी बताई थी? 8 बताइए, जिससे नाम भी क्लियर है, अष्ट आहार, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला हम क्या देखेंगे? पहला हम देखेंगे प्रकृति, यानी नेचर ऑफ फूड पार्टिकल, यानी कि फूड पार्टिकल का नेचर कैसा होता है। दूसरा होता है करण या संस्कार, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब जो आहार आप ले रहे हो वो कैसे आपने प्रिपरेशन किया है, तैयार किया है खाने के लिए। सहयोग मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब जो आप खा रहे हो वो एक द्रव्य का संयोग है या एक से ज़्यादा द्रव्य उसके साथ सही मिले हुए है, ठीक। फिर चौथा होता है राशि, मतलब कितनी मात्रा में वो आहार ले रहे हो। देश मतलब हैबिटेट, मतलब वो कहाँ से वो आहार उत्पन्न हुआ है, हिमालय से, नॉर्थन इंडिया से, ठीक। फिर होता है काल। काल का मतलब होता है कि स्टेज ऑफ डिजीज, मतलब कह रहे हैं कि आप अपनी व्याधि की अवस्था को देखकर कह रहे आहार का सेवन कर रहे हो। जैसे मान लो अगर आपको कह रहे हैं, जैसे आपका वात दोष बढ़ा हुआ है, तो आप वात दोष बढ़ा हुआ है या कफ दोष बढ़ा हुआ है तो आप कैसे आहार का सेवन करोगे? रुक्ष आहार का सेवन करोगे, तो ये, ठीक। जैसे वात दोष बढ़ा हुआ तो स्निग्ध आहार का सेवन करोगे, कफ दोष बढ़ा हुआ है तो रुक्ष आहार का सेवन करोगे। फिर आता है उपयोग संस्था विधि विधान, ठीक, मतलब रूल एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करनी है, ठीक। फिर आता है उपयोगिता। उपयोगिता मतलब होता है इंडिविजुअल हैबिट्स है, मतलब इंडिविजुअल की हैबिटल नहीं है, वो हैबिट्स है, मतलब एक किसी व्यक्ति की क्या हैबिट है, एंड उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि हमें उसकी बॉडी के टाइप, मतलब उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसकी बॉडी के टाइप ही कह रहा है कि हम आहार का
चुनना है, ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी, मतलब जो भी कह रहा है कि आहार का सेवन करना है उसकी बॉडी के हिसाब से हमें आहार को चुनना ही क्या हो जाता है, उपयुक्ता होता है। अब इसका डिटेल में डिस्कशन अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। इसको तो केवल मैंने अभी नाम क्लियर किया है, ठीक। देखो पहले तो देखो सबसे पहले काम क्या करना है आपको जो तीनों चीज़ें ना, आहार विधि विधान, अष्टाहार विधि विशेष आयतन है, आहार परिणाम कर प्रभाव, इन तीनों चीज़ों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आहार विधि विधान में 10 मेथड पता होने चाहिए और अष्टाहार विधि विधान में ये 8 मेथड पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास आहार परिणाम कर भाव। देखो परिणाम का मतलब मैंने बता दिया रिजल्ट है, जैसे कि आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके बाद जब पेपर दोगे उसके बाद आपको रिजल्ट आएगा। उसी तरह जैसे आपने आहार का सेवन किया है तो आहार का सेवन करने के बाद उसका परिणाम क्या है, मतलब जैसे ही आपने कोई फूड को डाइजेस्ट किया और फूड को डाइजेस्ट मतलब फूड को इनगल्फ किया, फिर वो ब्रेक होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसके बाद एब्जॉर्ब होगा, इसके बाद एग्जामिलेटेड होगा, मतलब उससे एनर्जी ली जाएगी, तब जाके वो आपके फूड को आपका जो फूड है वो आपकी बॉडी को मिलेगा, मतलब उससे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो उसी तरह होता है आहार परिणाम का भाव। मतलब यहाँ पर तो ये 10 तरीके बताए कि किस तरह से, देखो यहाँ पर 10 मेथड बताए कि किस तरह से हमें आहार का सेवन करना है, मतलब कैसा आहार लेना है, गर्म लेना है, मीठा स्निग्ध लेना है, मात्रावत लेना है, जीर्ण हो जाने के बाद खाना करना है। 10 ऐसे नियम बताए हैं कब और कैसे कैसे आहार का सेवन करना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि 8 ऐसे मेथड बताए गए थे कि हमें जब कोई फूड को चुनना होता है, मतलब जब सिलेक्ट करना है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के लिए जब कोई फूड सिलेक्ट करना होता है तो जो हमारे माइंड में 8 चीज़ें चलती है, तो 8 चीज़ें ये होती है, ठीक। उसके बाद ही कह रहे हैं कि हम उनका सेवन करते हैं। फिर होता है कि ये सब आपने चुन लिया, भाई आपने देख लिया कि कौन सा खाना, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितनी क्वांटिटी में लिखना है, व्यक्ति, पेशेंट, सब कुछ देखने के बाद कह रहा है कि जब आपने सब चीज़ कर ली और ये खाना आहार को ग्रहण कर लिया, उसके बाद क्या होता है आहार का परिणाम, मतलब आहार का अब रिजल्ट क्या होगा, आहार का परिणाम क्या होगा, मतलब आहार को निकलने के बाद उसका हुआ क्या, भाई इसका होने के बाद क्या है कि वो इनकलफ करोगे, वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा, मैकेनिकल एंड केमिकल एनर्जी से उससे हमें डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्बेशन होगा और फिर एजिमुलेशन होगा, और उसके बाद जब जाकर हमारी पूरी बॉडी को इसको एनर्जी मिलेगी। तो ये होता है आहार परिणाम का भाव, जो हिंदी में मैंने लिखा है कि आहार को अपने परिणाम तक पहुँचाने के लिए जिन भावों की आवश्यकता होती है उन्हें आहार परिणाम का भाव कहते हैं। यानी कि वही है कि फूड से जो एनर्जी मिल रही है उसके बीच के जो भी भाग होते हैं, जो भी परिणामकर भाव होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आहार परिणामकर भाव कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है इंग्लिश में कुछ। फिर हम बात करते हैं आहार परिणामकर भाव कितने होते हैं। आचार्य चरक ने 6 बताए हैं। देखो तीनों ही आचार्य चरक ने बताए थे। पहले आहार विधि विधान 10 होते, अष्टाहार विधि विधान नाम से ही क्लियर, अष्ट मतलब 8 होंगे। फिर आहार परिणामकर भाव कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये आपको याद रखने कौन से 10 होते हैं, कौन से 8 होते हैं, कौन से 6 होते हैं। तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि सब तीनों ही महर्षि आचार्य चरक ने इनका वर्णन किया है, जो कि होता है उष्ण, वायु, क्लेद, स्नेह, बल, स्नेह, काल और संयोग, स्नेह, काल और संयोग। अभी हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं अष्ट आहार विधि विशेष आयतन के। इन जो ये 8 मेथड होते हैं ना, इनकी हम बात करने वाले हैं, अष्टाहार विधि विधान की, अष्टाहार विधि विशेष आयतन की। देखो तो पहला है जिसमें प्रकृति। देखो पहला क्या था, अष्ट आहार विधि विशेषायतन। पहला था हमारे पास प्रकृति मतलब नेचर ऑफ फूड पार्टिकल, यानी कि जो फूड पार्टिकल है, जो फूड है, उसका नेचर कैसा होता है। नेचर मतलब वो गुरु होता है, लघु होता है, किस प्रकार का भोजन सेवन करते हो। देखो मैंने भाई अष्ट आहार विधि विशेषायतन में आपको क्या बताया था कि जब भी आपको कोई फूड सिलेक्ट करना है तो आपके माइंड में ये 8 फैक्टर चलने चाहिए, जिनमें पहला फैक्टर है प्रकृति, यानी कि जो भी कोई आप आहार का सेवन कर रहे हो तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि वो आहार गुरु है, लघु है। यानी कि जैसे मान लो अगर मैं मोटा हूँ तो गुरु खाना तो ऑब्वियसली खाऊंगा नहीं, तो मैं कैसा खाना खाऊंगा, लघु खाना खाऊंगा। और यहीं मैं अगर मान लो कमज़ोर होता, थोड़ा पतला होता और मुझे कह रहा है कि मुझे वात दोष की बॉडी, सॉरी देखो थोड़ा पतला होता और मेरी बॉडी में वात दोष का प्रकोप होता तो मैं लघु खाना नहीं खाता, तो मैं गुरु खाना, स्निग्ध खाना खाता, ताकि मेरी बॉडी में वात का शमन हो सके। तो ये 8 फैक्टर होते हैं किसी भी फूड को डिसाइड करने के लिए, जो हमारे माइंड में चलने चाहिए, जिनमें पहला है प्रकृति मतलब क्या होता है, आहार द्रव्य के स्वभाव को ही उसकी प्रकृति कहा जाता है। जैसे कोई भी द्रव्य, जैसे मान लो फल है तो फल का स्वभाव को इसकी प्रकृति कहा जाता है। मतलब हर एक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव होता है, उसी को हम उसको प्रकृति कहते हैं। स्वभाव से मतलब कोई द्रव्य गुरु हो सकता है, कोई द्रव्य लघु हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर बात करी गई उड़द की, तो उड़द स्वभाव से कैसा होता है, गुरु होता है, और सुअर का मांस स्वभाव से कैसा होता है, गुरु होता है। और जो लघु कौन कौन से होते हैं, मूंग की जो दाल होती है वो स्वभाव से कैसी होती है, लघु होती है। जो मृग का मांस, मृग यहाँ पर आप देख लेना, शायद मुर्गा को कहते हैं, फिर कोई हिरन है, मृग यहाँ पर हिरन है, देखना मत, मुझे याद आ गया, हिरन है।
मतलब जो हिरण का मांस होता है वो कैसा होता है, लघु होता है। मतलब जो भी आहार द्रव्य होते हैं वो अपने स्वभाव, मतलब जो उनका स्वभाव होता है उनको प्रकृति कह सकते हैं। वो अपने स्वभाव से लघु हो सकते हैं, अपने स्वभाव से लघु हो सकते हैं, ठीक। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आहार की प्रकृति कहते हैं। फिर हम बात करते हैं करण की। करण क्या होता है, करण मतलब क्या है कि अन्य गुणों के द्रव्यों में लाना ही संस्कार कहते हैं। मतलब कोई भी द्रव्य है तो उसमें अन्य गुणों को लाना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे कच्चा मांस है तो कच्चे मांस को कह रहा है कि डायरेक्टली आप कच्चे मांस को नहीं खाओगे, उसको पका कर खाओगे, अग्नि से पका कर खाओगे। तो अग्नि से आपने क्या किया, उसको गुणों में परिवर्तन लाया। जैसे आपने कोई भी आहार का सेवन करते हो तो उसमें कह रहा है कि हमारी जो बॉडी की अग्नि है, जठर अग्नि है या धातु अग्नि, भूत अग्नि, वो कार्य करती है, तब जाकर उसको पकाती है। तो पकाने से क्या होगा, उसके जो आहार द्रव्य था उसके गुणों में परिवर्तन लाना, उसको हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अन्य गुणों के द्रव्य में, अन्य गुणों को द्रव्य में लाना ही संस्कार कहते हैं। अब किस किस तरीका से कह रहे हैं कि हम एक आहार में अन्य गुण को ला सकते हैं। जैसे पहला होता है जल से। देखो जैसे मान लो, जैसे हम जल से कैसे, जैसे मान लो जो सलाइवा होता है वो उसमें भी वो 90% 95% जल ही होता है। अब उस सलाइवा से क्या करते हैं, हम आहार को मृदु कर देते हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो, जब भी आप कोई सब्जी बनाते हो तो उसमें पानी चढ़ाते हो, ठीक है, ताकि जो भी सब्जी होती है वो उसमें अच्छी तरह से पक सके, ठीक। यानी जल से क्या कर रहे हैं, उसे गुणों में परिवर्तन ला रहे हैं। अब कोई भी चीज़ में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक। जैसे हम अग्नि से पका कर, वही कच्ची चीज़ों को जब भी हम अग्नि देते हैं वो पक जाती है, तो भी उसे गुणों में परिवर्तन आ जाता है। फिर दूसरा होता है धोकर। मतलब कह रहे किसी भी, कह रहे आहार द्रव्य को धोकर भी उसके गुणों में परिवर्तन आता है। चौथा होता है मथना। मथना मतलब मतने से भी कह रहे कि किसी की आहार के गुणों में परिवर्तन आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे दही है, दही एक आहार द्रव्य मान लो, द्रव्य मान लो, तो उसके गुणों में कैसे परिवर्तन आएगा, जो रई होती है, जो मशीन होती है, वो क्या करती है, उसको मथ देती है। और मथने से क्या होता है, दूध से क्या बन जाता, सॉरी दही से क्या बन जाता है, छाछ बन जाती है, जिसको हम तक्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसके गुणों में परिवर्तन आ गया, किसकी वजह से आ गया, मथने से। यानी कि यहाँ पर 10 ऐसे करण दिए गए। करण मतलब कह रहे कि ऐसे टूल्स दिए गए हैं जो भी किसी के आहार द्रव्य में परिवर्तन ला सकते हैं। फिर जैसे पांचवा है देश। देश मतलब होता है स्टोरिंग। अब स्टोरिंग, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो पुराना अन्न होता है, देखो जो अन्न होता है, मतलब जो अभी आप रोटी खाते हो वो गेहूं की तो खाते हो, वो स्वभाव से कैसा होता है, गुरु होता है। लेकिन अगर आप उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करो, स्टोर करके रखो, तो वो स्वभाव से कैसे हो जाएगा, लघु हो जाएगा, ठीक। फिर छठा होता है काल। काल, अब काल से भी देखो ये जो मैंने एग्जाम्पल बता दी ना, स्टोर करने वाला, ये स्टोर करने वाला जो एग्जाम्पल था वो काल में आएगा। यानी कि जो अन्न को हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करेंगे, लंबे समय तक, तो उसके गुणों में परिवर्तन आके वो गुरु से क्या हो जाता है, अन्न लघु हो जाता है। अब जो स्टोर करने की बात आती है, ये आती है इसमें घी की। यानी जो कहते हैं, देखो घृत जो होता है, अगर उसमें आपको उसके गुणों में परिवर्तन लाना है तो उसको आप 6 महीने तक कह रहे हैं कि भूमि के अंदर दबाओगे, जिसकी वजह से घी कैसा हो जाता है, आम्लक घृत हो जाता है। कैसा हो जाता है, आम्लक घृत हो जाता है। देन 7वां होती है भावना। भावना मतलब फ्लेवरिंग। फिर 8वां होता है कालकृष, मतलब किसी चीज़ को प्रिजर्व करने से भी उसके गुणों में परिवर्तन ला जाता है। फिर 10वां होता है हमारे पास भाजन। भाजन मतलब पात्र विशेष। पात्र विशेष का मतलब ये है कि अगर किसी द्रव्य को आप किसी पात्र में रखते हो तो भी उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कांच, मतलब अगर कांच के बर्तन में अगर आप घी को रखते हो तो घी कैसा हो जाता है, विष हो जाता है। मतलब कभी भी कह रहा है कांच के बर्तन में घी नहीं रखना चाहिए। अगर आप कांच के बर्तन में घी रखते हो तो जो घृत होता है वो जहरीला हो जाता है, विष बन जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपको थोड़ी वीडियो तेज लगी है तो थोड़ा स्लो करके देख सकते हो, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा एक 1-1.5 घंटे इन वीडियो पे लगाओ, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक। देन हम बात कर रहे हैं संयोग की। संयोग में क्या है कि 2 या 2 से अधिक द्रव्य को मिलने को संयोग कहते हैं। मतलब जब भी 2 या उससे अधिक द्रव्य आपस में मिल जाते हैं तो इसको संयोग कहते हैं। भाई संयोग क्या होता है, भाई जब भी जैसे आपको अपने जीवन साथी के साथ संयोग होना या अपने दोस्त के साथ संयोग करते हैं। संयोग मतलब जब 2 चीज़ें आपस में मिल रही हो, और यहाँ पर क्या होगा, 2 द्रव्य मिलेंगे। 2 द्रव्य किसकी बात हो रही है, आहार की बात कर रही है। मतलब 2 भी आहार हो, जो द्रव्य आपस में मिलने को क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। जैसे कि मधु और घृत। मधु और घृत जब भी आपस में मिलते हैं तो इनका क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है। इतना ही इतना देखो, जब भी क्या 2 द्रव्य आपस में मिलते हैं तो इनको हम संयोग कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताया मधु और घृत, ठीक। और मधु और घृत यानी जो शहद होता है और जो घी होता है, अगर वो विषम मात्रा में, विषम मात्रा मतलब इनिक्विलिब्रियम मिलेंगे, अनिक्विलिब्रियम क्वांटिटी में मिलेंगे,
तो वो मारक नहीं होते, मतलब वो किसी भी की जान नहीं लेंगे, ठीक। लेकिन अगर वो सम मात्रा में हो, मतलब इक्वल क्वांटिटी में, अगर मैं मधु का 1 मोल ले लेता हूँ और घृत का भी 1 मोल ले लेता हूँ, मतलब इक्वल क्वांटिटी में ले लेता हूँ, तो वो कैसे हो जाते हैं, मारक हो जाते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति मधु और घृत को इक्वल क्वांटिटी में सेवन कर लेता है तो इसकी मृत्यु होना तय है, क्योंकि वो जहर यानी विष की उत्पत्ति करते हैं फिर शरीर में। फिर दूसरा होता है मछली प्लस दूध। अगर मछली और दूध को कह रहा है कि 2 द्रव्य को एक साथ संयोग कर आप उनको ले लेते हो, तो जो आपकी बॉडी के जो स्रोतस होते हैं उनको अवरोध कर देते हैं और कुष्ठ की उत्पत्ति यानी कि स्किन डिसऑर्डर की उत्पत्ति कर देते हैं, ठीक। देन हम चौथे बात करते हैं राशि की। राशि क्या होती है, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कह रहा है कि मात्रा अमात्रा का निश्चय करने के लिए राशि का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि कितनी मात्रा आपको खानी चाहिए। जैसे मतलब कह रहा है कि आपने कोई फूड देखा, कोई गुरु है, लघु है, तो उसकी कितनी मात्रा खानी चाहिए, मतलब मात्रा अमात्रा का निश्चय करना ही राशि का वर्णन है। वो 2 प्रकार की होती है, सर्वग्रह परग्रह। सर्वग्रह में क्या होता है, सर्वग्रह में आ जाता है हमारे पास न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल। इन सभी को एक साथ लोगे तो वो क्या हो जाता है, सर्वग्रह, ठीक। और परिग्रह में क्या होता है, न्यूट्रिएंट अलग हो, कार्बोहाइड्रेट अलग हो, प्रोटीन, फैट, मिनरल चारों ही चीज़, ये 5 चीज़ अलग अलग हो तो इसको हम कहते हैं परिग्रह, ठीक है। परिग्रह मतलब कहने का मतलब है, परिग्रह मतलब कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, अगर इनको अलग अलग करके ले इसको हम बोलते हैं परिग्रह। फिर हम बात करते हैं देश की। देश मतलब हैबिटेट, मतलब आहार द्रव्य की उत्पत्ति स्थान को देश कहा जाता है। मतलब कोई भी जो आहार द्रव्य है जहाँ पर वो उत्पन्न हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका देश कहते हैं। देश के अनुसार उसमें विभिन्न गुण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब जो भी आहार द्रव्य जिस स्थान पर पाया जाता है उसी के अनुसार उसमें गुण भी पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक क्लास 11th में शायद था, जहाँ पर क्लास 11th क्लास 12 था, इकोसिस्टम वाले चैप्टर में, 12th ही था। इकोसिस्टम में था एक, मुझे याद नहीं नाम था उसका, क्या नाम था, फ्लोवरा करके, पर इतना याद है कि जब भी मतलब वो हिमालय स्टेट, मतलब हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय में पाया जाता है और ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता था। मतलब एक हिमालय पर इसकी जो पोटेंसी थी वो ज़्यादा थी और दूसरे में उसकी पोटेंसी कम थी। अगर आपको नाम याद हो तो आप कमेंट में उसका नाम जरूर करें, मुझे मेरे दिमाग से वो निकल रहा है, शायद रिम्यूड फ्लोवरा जो भी नाम था इसका। मतलब यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आहार द्रव्य जिस स्थान पर पाया जाता है उसी के अनुसार उसके गुणों में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि हम आयुर्वेद में कुछ एग्जांपल देखते हैं, जांगम प्राणियों का मांस, यानी जो जांगम प्राणियों का मांस होता है वो लघु होता है और अनुपदेश के प्राणियों का मांस गुरु होता है। अगर आप मुझसे ये पूछे सर ये गुरु क्यों है, ये लघु क्यों है, क्योंकि बच्चों जो जांगम प्राणी होते हैं वहाँ पर कह रहा है कि वात प्रधान होता है, मतलब कह रहा है कि वात दोष की प्रधानता होती है। जब हम अष्टांग हृदय में देखेंगे तो वहाँ पर देश को देखेंगे, एक जांगम देश, एक अनुपदेश, एक सामान्य देश, ठीक है। तो वहाँ पर जो जांगम देश है वहाँ पर कह रहा है कि वात दोष प्रधान होता है और अनुपदेश में कफ दोष प्रधान होता है। और आप जानते हैं जो वात दोष है वो लघु उत्पन्न करेगा, जो कफ दोष है वो गुरुता उत्पन्न करेगा। फिर हम बात करते हैं काल की। काल का मतलब है कि काल अनुसार भोजन का ग्रहण करना, यानी कि कह रहा है कि काल के अनुसार, मतलब काल के अनुसार, जैसे कि इसमें 2 प्रकार है, नित्यक होता है, एक अवस्थिक काल होता है। अब नित्यक में क्या होता है, नित्यक मतलब होता है कि जो समय आज है वैसा ही कल रहेगा, मतलब जो हमेशा चलता रहे। जैसे कि शिशिर आएगी, वसंत आएगी, ग्रीष्म आएगी, वर्षा आएगी, शरद आएगी, हेमंत आएगी, और अगले साल भी 6 ऋतु आएंगी, मतलब ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नित्यक काल। और अवस्थिक काल का मतलब होता है कि जिस काल में कह रहा है कि रोग अवस्था के अनुसार कह रहा है चेंज आता रहता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो उसमें कफ बढ़ा हुआ होगा, अगर वो यंग हो जाता है तो उसमें पित्त बढ़ा हुआ होगा, अगर वो बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है तो उसमें वात बढ़ा हुआ होता है। तो ये जो समय है वो कैसा आ रहा है, वो बदलता रहता है, यानी रोग की अवस्था के अनुसार ही, मतलब जो रोग की अवस्था उसके अनुसार ही समय भी बदलता रहता है। जैसे हम बात करें कि पहले हम बात करते हैं नित्यक काल। नित्यक क्या होता है, ऋतु के अनुसार, मतलब ऋतु के अनुसार ही आहार का सेवन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लो शिशिर ऋतु है, मतलब जो ठंडी ऋतु है, ठंडा मौसम है, तो आप उसमें गर्म चीज़ों का सेवन कर सकते हो और ज़्यादा आहार का सेवन कर सकते हो, जिसमें हमारी जो अग्नि वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु, अगर मान लो ग्रीष्म ऋतु होती तो ग्रीष्म ऋतु में आप आहार का सेवन कम करते और पीने वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते और स्निग्ध द्रव्य जैसे आहार का सेवन करते, ताकि जो आपकी बॉडी में बहुत बढ़ा हुआ है उसका कम ही हो सकता है, कम हो जाए। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है, हमें काल के अनुसार भी भोजन का सेवन करना चाहिए, ठीक। दूसरा होता है अवस्था, मतलब अवस्था के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। जैसे मान लो अगर वात बढ़ा हुआ है तो आपको ऐसे द्रव्य को सेवन करना है जो वात का शमन कर दे, अगर कफ बढ़ा हुआ है तो हमें ऐसे आहार द्रव्य को सेवन करना चाहिए जो कफ का शमन कर दे। तो यही होता है अवस्थिक काल। फिर 7वें नंबर का होता है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था मतलब उपयोग नियम को उपयोग संस्था कहते हैं। कहने का मतलब आहार विधि विधान को उपयोग संस्था कहते हैं। जो ये आहार विधि विधान बताए थे ना मैंने, उष्ण खाना चाहिए, स्निग्ध खाना चाहिए, मात्रावत, जीर्ण, ये जो जितने भी 10 पॉइंट बताए थे वो किसके अंदर आ जाएंगे, उपयोग संस्था के अंदर आ जाएंगे।
फिर हम बात करते हैं उपयोगिता। उपयोगिता में क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति आहार का उपयोग करता है उसे उपयोगिता कहते हैं। जैसे को जो भी व्यक्ति उपयोग करेगा उसको उपयोगिता कह देंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आहार परिणाम कर भाव की। आहार परिणाम कर भाव, देखो ये हमारा आहार विधि विधान हो गया, अष्ट आहार विधि विशेषायतन हो गया। अब हम बात करते हैं आहार परिणाम कर भाव की, जिसमें क्या बताया गया, पहला होता है ऊष्मा। देखो पहला क्या होता है, ऊष्म लिख दिया मैंने, गलत लिखा है, ऊष्मा होगा बच्चों, ठीक। ऊष्मा पहला होता है ऊष्मा। ऊष्मा में क्या बताया जा रहा है, ऊष्मा में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपका खाना है मुख से लेकर, भाई जो आपने खाना खाया वो पहले माउथ में जाएगा, अब माउथ से कहाँ जाएगा, पकवासे में जाएगा। पकवासे मतलब इंटेस्टाइन में जाएगा, यानी कि मुख से लेकर पकवासे तक जितने भी कह रहा है कि जितने भी पाचक रस का स्त्राव होता है, यानी कहने का मतलब है, देखो मैं हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ पहले से। आप जो भी कोई खाना खाते हो तो खाना खाने सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुंह में जाएगा। मुंह से जाते जाते कह रहा है कि वो ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ पर चला जाएगा, आपका ईसोफेगस कहाँ पर ओपन हो जाएगा, स्टोमच में ओपन हो जाएगा, और स्टोमच में ओपन होते हुए वहाँ कहाँ पर चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊपर चला जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात तो वगैरह बात निकल जाएगा, इतना ही, ठीक है। हमें बात करनी है अभी पकवासे तक, यानी कि इंटेस्टाइन की बात करनी है, यानी जो मुख से लेकर पकवासे तक जितने भी कह रहा है कि पाचक रस मतलब जितने भी डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन हुआ है, ठीक है, जितने भी डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन हुआ है वो क्या करते हैं, उस आहार द्रव्य का पाचन करने का काम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा। जैसे नाम से ही क्लियर है, ऊष्मा यानी कि जो भी आप आहार का सेवन कर रहे हो, आहार को निगल रहे हो, उस पर जो ऊष्मा काम करते हैं, ऊष्मा मतलब जो पाचन रस काम करता है उसको पचाने का, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, ठीक। अभी पाचन रस कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो भाई, अगर जब आपने मॉडर्न पढ़ी होगी तो वहाँ पर डाइजेस्टिव जूस भी है, बाइल जूस भी है, पैनक्रियाटिक जूस भी है, ठीक है, और कुछ सलाइवा से भी जाता है, ठीक। मतलब बहुत सारे सिक्रीशन होते हैं जो डायरेक्टली कहाँ पर मिल जाते हैं, आपके आहार में, आहार या फूड में मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँ, हिंदी में कैसे लिखोगे आप, हिंदी ऐसे लिख सकते हो कि मुख से लेकर पकवासे तक जितने भी पाचक रसों का स्त्राव होता है, जितने भी पाचक रसों का स्त्राव होता है, वे सभी अपनी उष्मा से इन आहार को, इस आहार को कह रहा है कि पचाने का कार्य करते हैं, ठीक है, करते हैं। इसी उष्मा से आहार का पाचन होगा भाई भैया, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारी बॉडी में शरीर, उससे एनर्जी मिलेगी भाई। जब भी आहार को पचने के बाद क्या मिलता है, उससे एनर्जी मिलती है, तो ये हो गया उष्मा। फिर हम बात करते हैं वायु की। वायु की मतलब कह रहा है कि, वायु का मतलब ये है कि किस तरह से कह रहा है कि जो वायु है वो उसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने आहार का सेवन किया तो सबसे पहले जो कौन सी वायु होगी, प्राणवायु होगी। मतलब प्राणवायु क्या करेगी, फूड को निगलने का काम करेगी और उसको हमारे कुष्ठ यानी उधर तक पहुंचाने का काम करेगी, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि देखो यहाँ पर मैं कुष्ठ ना लिखकर अमाशय लिख देता हूँ, ठीक है, अमाशय ठीक रहेगा। कुष्ठ के देखो, कुष्ठ ठीक नहीं है, देखो कुष्ठ हमारा रोग, कुष्ठ यहाँ का मतलब यहाँ से रोग नहीं होता, कुष्ठ का मतलब होता है यहाँ पर कैविटी। एक होता है थोरेसिक कैविटी, एक होता है पेल्विक कैविटी, ठीक, पेल्विक कैविटी। और पेल्विक कैविटी के अंदर ही हमारी जो स्टोमच है वो आ जाती है, सॉरी पेल्विक कैविटी नहीं, एब्डोमेन कैविटी के अंदर, ठीक, एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही हमारा जो कुष्ठ है उधर है वो आ जाता है, और उसी के अंदर क्या होती है, हमारा अमाशय। तो डायरेक्टली आप सीधा अमाशय याद रखो, यानी कि जो भी आपने आहार का सेवन किया है उसमें जो सबसे पहले जो वायु होती है वो होती है हमारे पास प्राणवायु, यानी प्राणवायु ही आपके आहार को मुख से लेकर अमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। इन सब का और हमने डिटेल में कहाँ पर देखा था, अपने वायु वाले चैप्टर में देखा था। देखो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा थोड़ी सी हार्ड है, अच्छी है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है चीज़ें, ठीक। यानी कि जो भी आपने आहार का सेवन किया और इस आहार को कह रहा है कि अमाशय तक ले जाने का कार्य कौन सी वायु करती है, प्राणवायु करती है। उसके बाद उस अमाशय पर कह रहा है कि एक और वायु काम करती है, समान वायु। ये समान वायु क्या करती है, जो हमारी एनर्जी होती है, मतलब जो अग्नि को दीप्त करने का काम करती है, यानी अग्नि को बढ़ाती है। देखो हमने श्लोक भी देखा था, समानो अग्नि बल प्रदानम जठराग्नि, मतलब समान वायु क्या करती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, मतलब बढ़ाने का कार्य करती है, यानी अग्नि दीप्त हो जाएगी। तो ये जो इस अमाशय में जो भी आहार था, तो इस आहार था वो कहाँ पर जाएगा, हमारा अमाशय के बाद पकवासे में जाएगा, ठीक, पकवासे में जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उसका क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक। अमाशय भी जैसे में कह रहा है कि अमाशय में समान वायु एक्ट करती है, मतलब अग्नि को बढ़ाने का काम करती है, और दो भाग में डिवीजन करती है, एक सार भाग, एक किट भाग। तो सार भाग में क्या होता है, प्रसाद मतलब मेन भाग होता है, इसमें आगे जाके स्थूल भाग बन जाएगा और सूक्ष्म भाग बन जाएगा, ठीक। और किट भाग में क्या बन जाएगा, आगे जाके मल बन जाएगा, जो कि गुदा की ओर तरफ चला जाएगा, ठीक। आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी आपने आहार का सेवन किया, ठीक है, जो भी आपने आहार का सेवन किया वो काम आपके मुख से अमाशय तक जाएगा और उस ले जाने का कार्य कौन करेगी? प्राण वायु करेगी। और अमाशय के में कह रहा है कि जो भी आपका आहार है उस पर एक और वायु काम करते हैं, सम्मान वायु, जो कि आपकी अग्नि को दीप्त करने का काम करती है। और उसके बाद सार भाग और मल भाग, सार भाग या किट भाग या मल भाग जो भी है कह सकते हो आप, उसका डिवीजन करती है। सार भाग में आगे जाके स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग बनता है और किट भाग में आगे जाके मल बनता है। और जो मल है वो कहाँ की ओर चला जाएगा? गुद की ओर चला जाएगा, ठीक है, गुद की ओर तरफ से जाएगा। और गुद की तरफ ले जाने का कार्य कौन सी वायु करती है? अपान वायु। कौन सी वायु करती है? अपान वायु। देखो 3 वायु का जिक्र हो चुका है, प्राण वायु, सम्मान वायु, अपान वायु। प्राण वायु क्या कर रही है? आहार को निगलने का कार्य कर रही है। सम्मान वायु क्या कर रही है? आपको जठराग्नि को प्रदीप्त कर रही है ताकि उस आहार का अच्छे से पाचन कर सके। अपान वायु क्या कर रही है? जो भी खाना पच गया है उसे जो मल बना है, यानी कि जो पुरीस यानी फीकल मैटर होता है उसको बाहर निकालने का कार्य कौन से करती है? अपान वायु। चाहे पुरीस हो, चाहे जो वात हो, मतलब वात, उन सबको बाहर निकालने का कार्य कौन से करती है? मूत्र को, पुरीस को, सबको बाहर निकालने का कार्य कौन करती है? हमारी अपान वायु करती है। देन हम बात करते हैं क्लेद की। क्लेद में क्या होता है? जब भी आप आहार को मुख में रखते हो तो सबसे पहले उसमें कौन सा कफ कार्य करता है? बोधक कफ कार्य करता है। बोधक कफ कहाँ पर होता है? जीवा में होता है, ठीक, नाम से ही क्लियर है। वैसे बोधक वैसे ही बोलना, बोलते किससे? मतलब जीभ से, इस तरह से हमने याद किया था वहाँ पर। और मुख में क्या होता है? बोधक कफ होता है। वो जो आहार, जो मुख में जो आहार है उसको थोड़ा गीला कर देगा और गीला करने के बाद आहार अमाशय में पहुंचेगा। और अमाशय में एक प्रकार का और कफ होता है, क्लेदक कफ। इसको और ज़्यादा सॉर्ट कर देता है और ज़्यादा मिक्स कर देता है, जो फिर अमाशय में होता हुआ पकवाशय में जाता है। तो यहाँ पर उष्मा का काम हो गया, वायु का काम हो गया, क्लेद का काम हो गया। अब हम बात करते हैं स्नेह की। स्नेह में क्या बताया गया है कि आहार को मृदु यानी कोमल बनाने के लिए कार्य स्नेह का होता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जब भी आप आहार का सेवन करते हो तो उसमें कह रहा है कि आप स्नेह का सेवन करते हो। जैसे कि मान लो आप रोटी का सेवन करें तो उसमें घृत का सेवन कर रहे हो, सब्जी में घी गेल लेते हो, या फिर कह रहा है कि जो सब्जी आप छाकते हो, सब्जी बनाते हो, वो भी किस में बनाते हो? ऑयल में बनाते हो। क्यों बनाते हो? ताकि इसमें थोड़ी ये चीज़ थोड़ी कोमल हो सके और आसानी से इसका पाचन हो सके। फिर आता है काल। काल का मतलब है कि भोजन को संपूर्ण शरीर व्याप्त होने में लगने वाला समय। जैसे जनरली आपने एक बार जो खाना खाया वो 3 से 4 घंटे तक हमारे पेट में पड़ा रहता है, उसके बाद मतलब 3 से 4 घंटे तक रहता है, उसके बाद हमें फिर से खाना खा लेना चाहिए। स्टोर करता है, जो भी आपको समझना है। बस संयोग में क्या होता है कि आहार का सम्यक पाक के लिए विशेष आयतनों को संयोग होना भी अति आवश्यक है। यानी जो हमने अष्टविधि विशेष आयतन बताए थे, इनका सभी का कह रहा है कि सम्यक पाक होना चाहिए। पाक के लिए विशेष आयतनों को संयोग और इनका संयोग होना भी चाहिए, अति आवश्यक है। ये हो गया हमारा आहार परिणामकर भाग। देखो इनको आप 1-2 बार पढ़ना तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ऐसा मत करना कि एक बार पढ़ा समझ में नहीं आया है, क्योंकि आप कहीं से भी इनको पढ़ लेना, चाहे मुझसे पढ़ लेना, चाहे आप दूसरे टीचरों से पढ़ लेना, ठीक है, आपको सब यही बताएंगे। आप ये मत सोच लेना ये कहाँ से चीज़ें हो रही है। अगर आप सीक्वेंस से चल रहे हो तो आपको पक्का ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आप बैठ जाओ पहले आहार परिणामकार भाव तो आप कहोगे कि सारी प्राण वायु कहाँ से आ गई, समान वायु, क्योंकि आपने पढ़ी नहीं होगी। अगर आप इन चीज़ों को पहले ही पढ़ लोगे, प्राण वायु, समान वायु, पान वायु, कफ हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, देखो ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो काल मतलब कितने देर तक भोजन हमारे पूरे शरीर में फैलेगा, काल हो गया। समयोग का मतलब ये है कि अपने अष्ट जो हमने विशेष आयतन है उनका भी कह रहे हैं समयोग योग होना चाहिए, तभी जाकर कह रहा है कि अच्छे से हमारा जो भोजन है वो पचेगा। ये हो जाता है समयोग। नॉर्मली भाषा में इनको तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। मुझे नहीं लगता इसमें इससे ज़्यादा कुछ पूछा जा सकता है। मैंने पहले भी बताए थे इसमें कह रहा है कि 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो होता है कि आहार का वर्गीकरण, जो पूछा जा सकता है। जनरली लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया है पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिनकी उम्मीद नहीं होती ज़्यादातर एग्जाम में देखे जाते हैं। फिर दूसरा होता है कि आहार विधि विधान, अष्टाहार विधि विशेषायतन और आहार परिणामकर भाव, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। देखो बच्चों, जैसे जैसे लास्ट होते जाते हैं चैप्टर, उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा बने, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन मैं अपनी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो सोच सकता है क्वेश्चन देने की क्वेश्चन। तो ठीक है, इसी के साथ हम चैप्टर को कंप्लीट हुआ हमारा और वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, सब तक के लिए ओके बाय और ध्यान रखें अपना।